सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सकुशल होंगे व अपनी पढ़ाई भी टाइम से कर रहे होंगे। जो काम दिया जा रहा है उसे साथ साथ कर रहे होंगे। लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं। इससे पहले हमने कविता पढ़ी ध्वनि। तो अगला हमारा पाठ नंबर जो 2 है, बसंत बहाग 3 का पाठ नंबर 2, वो है लाख की चूड़ियाँ। लेखक हैं कामता नाथ जी। तो आज हम लाख की चूड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, लाख की चूड़ियाँ कहानी में मशीनी युग आ जाने के बाद जो कारीगर अपने हाथों से काम करते थे, उनका काम किस तरह से चौपट हो गया, इसी वेदना को इस कहानी में दिखाया गया है। एक इसका मुख्य जो पात्र है वो है बदलू काका, जो क्या करते हैं, चूड़ी बनाने का काम करते हैं। जैसा कि आपको सामने ये जो चित्र है इसमें दिखाई दे रहा है कि बदलू काका यहाँ पे और जो अच्छे से चूड़ियाँ बन जाती हैं उनको उसने कहाँ रख दिया है, अपने पीछे। और साथ साथ उसने ये यहाँ पे क्या रखा हुआ है, हुक्का, जो गाँव में पीते हैं। जो बच्चे गाँव में रहते हैं उनको पता होगा, बीच बीच में वो हुक्का भी पीते हैं। और किस पे बैठे हुए, मचिया खाट, ये के चार पायों की एक छोटी, आप इसे स्टूल बोल सकते हैं। तो आज हम बदलू काका की कहानी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। और ऐसा मशीनी युग आने से मशीन की चूड़ियाँ आने से किस तरह से उसके हाथ से बनी हुई लाख की चूड़ियों की मांग कम हो गई, और ये मांग कम होने से उसके जीवन में किस तरह से क्या परिवर्तन आया। तो बच्चों, हम देखते हैं पाठ। लेखक कह रहा है, लिख रहा है लेखक, अपने कहानी बता रहा है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेना, अच्छी लगना। लेखक यहाँ कह रहा है कि मैं जब मेरे मामा के गांव जाता तो मुझे वहां जाना सबसे ज़्यादा क्यों पसंद था, क्योंकि वहां पे जो बदलू मनिहार था वो उसे लाख के छोटी छोटी गोलियां बना के देता था। इसलिए वो अपने मामा के गांव या मामा के यहाँ पे बहुत चाव से जाता था। तो बच्चों, इनको आपको ध्यान से रखना है ताकि आप अभ्यास के जब प्रश्न करोगे तो उनके उत्तर भी अच्छे से कर पाओ। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू काका मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उन्हें बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा एक बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में बैठी ढहकती रहती थी, जिसमें लाख पिघलाया करता था। लेखक कह रहा है कि मैं अपने गांव मामा के यहाँ बदलू काका के पास जब जाता, तो वैसे तो मुझे नियम से मामा के यहाँ हम सबको मामा ही कहते हैं, लेकिन कह रहा है कि गांव के सभी बच्चे बदलू काका को काका कहते थे, बदलू काका कहते थे। इसलिए मैं भी उन्हें बदलू मामा न कह के बदलू काका ही कहा करता था।
हम आगे पाठ पढ़ने से पहले एक बार इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। चाव, चाह से, रुचि से। सलाख, सलाई, धातु की छड़। मुंगरी, गोल, मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक, पूर्वजों का या पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री। वस्तु, पैसों से न खरीद कर, वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीद कर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, घाटा करना, कमी करना। नाजुक, कोमल। पगड़ी, सिर पर लिपटा कपड़ा। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली एक खाट। मुखातिब, देखकर बात करना, आमने सामने देखना। डलिया, बांस का बना एक छोटा सा पात्र। फबना, सजना, शोभा देना या सुंदर लगना। लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। सलाख जो हमने अभी शब्दार्थ पढ़ा, एक लोहे की छड़ जैसा, मतलब एकदम बिल्कुल लाख को पतला बना लेता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलनानुमा मुंगरियां रखी हुई थी। एक लकड़ी जिसे वो चूड़ियों को छोटा या बड़ा बनाने का काम करता था, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ा बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग लगा देता। यहाँ पे बदलू काका किस तरह से चूड़ियाँ बनाते वो प्रक्रिया बताई गई है। बदलू यह काम सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करते थे, जैसा कि हमने पहले चित्र में देखा। कहाँ बैठ के कर रहा है? मचिए पर। और ये क्या है? मुंगेर, जिसपे वो चूड़ियों को आकार दे रहा है। बगल में ही उसके हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। लेखक कहता है कि जब भी मैं जाता तो बदलू काके के पास चला जाता और मैं कई देर तक, काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहता। और बदलू काका प्रतिदिन कितनी चूड़ियाँ बनाते थे? 5 से 6 जोड़ी चूड़ियाँ बनाते थे और उन्हें बेलन पर चढ़ाकर देखते थे कि वो कितनी सुंदर लग रही हैं। और बेलन उसे कैसा लगता था कि वो किसी नई दुल्हन की कलाई हो, बेलन नहीं है। बदलू मनिहार था। मनिहार चूड़ी बनाने का काम करने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पैसा। पैतृक पैसा जो हमने अभी शब्दार्थ पढ़ा, पैतृक खानदानी पेशा जो माता उसके पिता ने किया, वो अभी वो करने लगा। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब लोग, उस मांग थी, लोग उसे खरीदते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनते ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे में बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका, वस्तु विनिमय जो अभी शब्दार्थ हमने पढ़ा कि एक वस्तु चूड़ियों के बदले वो कुछ सामान ले लेता था का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू चूड़ियाँ कैसे देता था? लोग उसको अनाज दे देते थे और वो चूड़ियाँ दे देता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा।
हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, मुफ्त मतलब फ्री में, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मतलब जब किसी की शादी होती तो वो अड़ जाता था, अपना ले लेता था। जिस प्रकार हम भी देखते हैं ना बच्चों शादी ब्याह में। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। लोहे लगना बहुत परेशानी आना, एकदम परेशान हो जाना। विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों सारा अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। मतलब वैसे तो आए दिन तो चाहे कैसे भी चूड़ियाँ लेके जाए, लेकिन शादी के में खुशी का माहौल होता है तो खुशी खुशी लोग उन्हें इस तरह की चीजें दे देते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाना, कुढ़ना मतलब दुखी होना, कुढ़ जाना दुखी होना। कभी कभी तो वो दो चार बातें भी सुना देता। मतलब बदलू काका को जो स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती थी वो पसंद नहीं थी, उनको बहुत बुरा लगता था। मुझसे तो वो घंटे बात किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, यहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच आ जाए। मोच आना मतलब हाथ में लाख की चूड़ियों में वजन होता है और कांच की चूड़ियाँ हल्की होती हैं, तो करके वो लाख की चूड़ियाँ जो शहर की औरतें हैं उनके हाथों को सहन नहीं कर पाते उनका वजन। यहाँ पे बदलू काका व्यंग्य कर रहा है, बदलू काका को चिढ़ है कि लोग लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनते, कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। और साथ ही साथ उसे अपनी ग्रामीण सभ्यता जीवन अच्छा लगता है कि गांव में सब इज्जत से रहते हैं, एक दूसरे की शर्म करते हैं, लेकिन शहरों में सब खुले घूमते हैं, तो ये भी बदलू काका को अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सारा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता। आम की फसल में तो वह रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह थी कि लगभग रोज वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। देखिए कहता है कि वैसे बदलू काका मुझे बहुत अच्छे लगते थे, वो मेरी खातिर भी करते थे, मुझे खाने के लिए देते थे, लेकिन जो बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है ना कि उनको जो खेलने के लिए सामान दिया जाए उससे वो ज़्यादा ही लगाव करते, तो कह रहा है कि मुझे भी बदलू काका सबसे ज़्यादा अच्छा क्यों लगते थे, क्योंकि वो रोज़ मुझे दो तीन एक दो गोली बना के, लाख जो चूड़ी बनाता था और उसमें जो थोड़ा बहुत लाख बच जाता था वो क्या करता था, गोलियां बना के दे देता था। मैं बहुधा बहुधा मतलब बहुधा मतलब ज़्यादातर, कि मैं ज़्यादातर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अवधि मतलब समय, बहुत लंबा समय हो गया। किस कारण? उसके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा पाया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया।
इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में, बिरले मतलब कोई एक दो हाथ होंगे, बहुत सारी औरतों के में से बिरले मतलब बहुत कम होना, हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मतलब अचानक मुझे बदलू काका का ध्यान आया। बारिश हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उसे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसके लिए मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी मतलब चूड़ी चुभने से जो घाव हुआ उस खून को रोकने के लिए दवा लगा के पट्टी बांध देना। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। सहसा अचानक जब मैं पट्टी बांध रहा था तो मुझे अचानक बदलू काका की याद आ गई और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके पास चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारता रहना, देखता रहना। क्यों नहीं पहचाना बच्चों? क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद, जब छोटा बच्चा था तब बदलू काका के पास आता था, लेकिन अब वो बड़ा हो चुका था, इसलिए बदलू काका उसे पहचान नहीं पाई। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल मतलब याद याद करने की कोशिश कर रहा हो, पीछे की बातों को याद करना। तब वह एकदम बोला, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो उसका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। फिर कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख की में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता है ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। अवस्था मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो वो कितना परेशान है। जैसा कि हमने पहले पद्यांश में यहाँ पढ़ा था। क्यों जाता था? क्योंकि वहाँ बदलू मनिहार था और वो उसे रंग बिरंगी गोलियां बना के देता था। और वो उसे बदलू मामा ने कह के बदलू काका क्यों कहता था? क्योंकि गांव के सभी बच्चे भी उसे बदलू काका ही कहते थे। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। जिस प्रकार बदलू काका चूड़ियों के बदले क्या लेते थे? अनाज लेते थे। लेकिन आज विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? आज हम सामान कैसे खरीदते हैं? पैसे देके। तो हमें क्या लिखना है इसमें? आज विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसे है, रुपए है।
प्रश्न नंबर 3 है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति में लेखक की किस व्यथा की ओर संकेत किया गया है? तो इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? बल्लू काका के रोजगार छिन जाने की व्यथा की ओर, की दुख की ओर, की मशीनी युग ने हाथ काट दिया मतलब बेरोजगार कर दिए, बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। मशीनी युग आने से लोगों का रोजगार छिन गया। अगला प्रश्न है, बल्लू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो वो कौन सी व्यथा थी? उसका रोजगार छिन जाने का दुख। व्यथा मतलब दुख, कि बल्लू काका का रोजगार छिन गया था और वो दुख लेखक से छुपा नहीं रह सका। यही प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अगला है, मशीनी युग से बल्लू के जीवन में क्या बदलाव आए? तो मशीनी युग से बल्लू के जीवन में क्या बदलाव आए? उसके रोजगार छिन गया, उसकी गायें बिक गई और वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गया। उसकी माथे की और हाथों की नसें उभर आई।